हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो यार क्या हाल है। आज की इस वीडियो में हम 2012 प्राइवेट का फाइनेंशियल स्टेटमेंट की इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे, ठीक है। और इससे जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम जो है बैलेंस शीट और फिर क्लोजिंग एंट्रीज बनाएंगे, ठीक है। तो आज की एंट्री में हम आज की इस वीडियो में हम सिर्फ जो है वो इनकम स्टेटमेंट बनाने वाले हैं, ठीक है। 2012 प्राइवेट फर्स्ट इंटरमीडिएट कराची बोर्ड का ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को देख लेते हैं एक नज़र। लिखा है कि फॉलोइंग इज द प्री क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस ऑफ दी इशाक एंड कंपनी फॉर द ईयर एंडेड December 31st 2011, ठीक है। और इशाक एंड कंपनी यानी कि एक जो है बिजनेस है, उसका हमारे पास यहाँ पे प्री क्लोज ट्रायल बैलेंस गिवन है, ठीक है। अब यहाँ पे जो भी ऐसे अकाउंट हैं जो कि भरने से डेबिट होते हैं, वो तमाम जो है वो डेबिट साइड पे रिकॉर्ड हुए होंगे, और ऐसे अकाउंट जो कि बढ़ने से क्रेडिट होते हैं तो वो क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड हुए होंगे, ठीक है। यानी कि अपने हमारे जो है एसेट्स और एक्सपेंसेस आपको डेबिट साइड पे मिलेंगे, और लायबिलिटीज, रेवेन्यू और कैपिटल जो आपको क्रेडिट साइड पे मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास कैश, अकाउंट रिसीवेबल्स, प्रीपेड इंश्योरेंस, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री, ऑफिस इक्विपमेंट और अकाउंट पेपर, नोट्स पेपर, अर्न कमीशन, ठीक है। ये तमाम चीज़ें यहाँ पे गिवन है। अब इससे पीछे जो है हमारे पास डेटा गिवन है कुछ एडजस्टमेंट के लिए, ठीक है। अब पहले हम ये डेटा बेसिक पढ़ लेते हैं। अच्छा, ये बेसिकली इस डेटा से क्या होता है कि आपने एडजस्टिंग एंट्रीज फॉर्म करनी होती हैं, ठीक है। अब अगर आपको नहीं पता कि एडजस्टिंग एंट्रीज क्या होती हैं तो जो है आई होप कि आपको पता हो, लेकिन अगर नहीं पता है तो एडजस्टिंग एंट्री कुछ ऐसी एंट्रीज होती हैं जो कि एक्रूअल बेसिस पे होती हैं, ठीक है। बेसिकली एक्रूअल बेसिस अकाउंटिंग के अंदर जो एडजस्टिंग एंट्रीज बन रही होती हैं। अच्छा, एक्चुअली क्या होता है कि दो तरीके की अकाउंटिंग होती है, ठीक है। कैश बेसिस होती है और दूसरी एक्रूअल बेसिस होती है। कैश बेसिस जो है यूजुअली इस्तेमाल नहीं होती है, ठीक है। पहले बहुत पहले के ज़माने में जो है कैश बेसिस अकाउंटिंग इस्तेमाल होती थी, अब नहीं होती, ठीक है। अब एक्रूअल बेसिस अकाउंटिंग होती है। एक्रूअल बेसिस में ये होता है कि जो चीज़ जिस वक्त इनकर्ड होती है आप उसी वक्त की उसको रिकॉर्ड करोगे, ना कि जब उसकी कैश पेमेंट होगी, ठीक है। अब लेट सपोज कि अगर जो है आप कोई ट्रांजेक्शंस होती है, ठीक है, और वो ट्रांजेक्शन कैश के मतलब कैश वाली ट्रांजेक्शन नहीं है, ठीक है। जैसे लेट सपोज कि आपको जो सैलरीज देनी है, ठीक है, इस महीने की सैलरीज देनी है, और वो जो सैलरी आप दोगे वो नेक्स्ट महीने दोगे, ठीक है, लेकिन वो इस महीने की सैलरीज होंगी। तो क्या होगा कि आपने एंट्री तो ज़रूर पास करनी है, ठीक है, लेकिन अब कैश की ट्रांजेक्शन नहीं हो रही तो आप क्या एंट्री पास करके सैलरीज एक्सपेंस डेबिट और सैलरीज पेबल क्रेडिट, ठीक है। क्योंकि आपको सैलरीज पे करनी है तो यहाँ पे आपकी एक लायबिलिटी भी बढ़ रही है, और दूसरा जो है आपको सैलरी एक्सपेंस भी बढ़ रहा है क्योंकि आपने सैलरीज पे करनी है, ठीक है। अब ये क्या है कि ये एक्रूअल बेसिस पे आप जो है इस तरीके से रिकॉर्ड करते हो, क्योंकि यहाँ पे कोई कैश की ट्रांजेक्शन नहीं हो रही, ठीक है। तो इसी को ही हम कहते हैं एक्रूअल बेसिस अकाउंटिंग सिस्टम, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ एडजस्टिंग डेटा गिवन है, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास मर्चेंडाइज इन्वेंट्री है 31/12/2011 की, यानी कि एंडिंग इन्वेंट्री है, ठीक है, क्योंकि ईयर एंडिंग का यहाँ पे डेट लिखा हुआ है, ठीक है, एंडिंग डेट लिखी हुई है। तो ये इसका मतलब कि एंडिंग इन्वेंट्री है 60,000, और जो ओपनिंग इन्वेंट्री है वो हमें ट्रायल बैलेंस में या प्री क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस में मिल जाएगा, ठीक है। देन वी हैव द बैड डेट एक्सपेंसेस। बैड डेट्स क्या होते हैं? दीज आर द डाउटफुल डेट्स, यानी कि ये ऐसे डेट्स हमने जो है अकाउंट रिसीवेबल्स के थ्रू जनरेट किए होते हैं जिनकी जो प्री पेमेंट है वो थोड़ी डाउटफुल होती है, ठीक है, यानी कि स्केप्टिकल होती है। आपको पता नहीं होता है, आप यहाँ पे काफ़ी स्केप्टिकल होते हो कि आपको जो है ये पैसे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, ठीक है। स्केप्टिकल का मतलब होता है डाउटफुल होते हो आप, ठीक है। तो क्या होता है कि जब कंपनी की एक अकाउंट रिसीवेबल की कुछ इस तरीके से मतलब इस तरीके से एक मॉडल बना होता है, एक सिस्टम बना होता है कि अगर अकाउंट रिसीवेबल्स जो है ऐसे रिसीवेबल जो कि 90 डेज तक जो है वो मतलब कलेक्ट नहीं हुए, तो वो लोग उनको राइट ऑफ कर लेते हैं, और उसके लिए जो एक अलाउंस निकालते जाते हैं, ठीक है। बैड डेट अलाउंस एक तरीके से होता है, और वो जो राइट ऑफ उसको जब करते हैं तो वो अलाउंस में से वो पैसे निकाल लेते हैं, ठीक है, और रिकवरी मतलब कर लेते हैं उसकी। तो ये बैड डेट्स होते हैं, ठीक है। यानी कि लेट्स उसका आपने जो इन्वेंट्री मुझसे खरीद के गए और आपने कहा कि भाई मैं आपको पैसे दे दूंगा, लेकिन फिर आप जो है वो डिफ़ॉल्ट कर गए, आपने पैसे मुझे नहीं दिए, तो मैं बैड डेट को राइट ऑफ कर लूँगा। यानी कि बैड डेट को पहले मैं अलाउंस निकालूंगा बैड डेट के लिए, ठीक है। फिर जब आप मुझे पैसे नहीं दे पाओगे तो फिर मैं उसको जो है वो अकाउंट रिसीवेबल्स में से काट दूंगा बैड डेट्स को, ठीक है। उस मतलब तो इसी को ही हम कहते हैं राइट ऑफ करना, ठीक है। तो दिस इज व्हाट इट इज़। सो यहाँ पे लिखा हुआ है कि बैड डेट एक्सपेंस जो है वो 5% है किसका? नेट सेल्स का। तो जो आपकी जो भी नेट सेल्स होंगी उसका 5% हमारा बैड डेट एक्सपेंस होगा, ठीक है।
देन वी हैव इंश्योरेंस इज प्रीपेड अप टू द एक्सटेंट ऑफ ₹1,500, ठीक है। इंश्योरेंस कितनी है, प्रीपेड है 1,500 तक, ठीक है। प्रीपेड यानी कि हमने ऑलरेडी एडवांस में पेमेंट कर लिया इंश्योरेंस की, ठीक है। फिर यहाँ पे हमारे पास है अर्नड कमीशन ₹1,000, ठीक है। अब अर्नड कमीशन क्या होता है, अर्नड कमीशन ऐसा कमीशन होता है जो कि आपने अभी तक अर्न नहीं किया होता लेकिन आपको पेमेंट मिल गई होती है। जैसे लेट सपोज कि आप जो है कोई कलर की सर्विस देते हो, ठीक है। आप घर जाके कलर करते हो लोगों के, ठीक है। लेट सपोज, हाँ, प्लीज डू नॉट टेक एनी ऑफेंस, ठीक है। सो आप क्या किया कि आपने जो है वो आपका क्लाइंट आया आपके पास और क्लाइंट ने आपको पैसे दे दिए और आपने अभी तक उसके घर पे जाके कलर नहीं किया, ठीक है। तो वो क्या पैसे आपके अर्नड हो जाएंगे, क्या आप कहोगे कि भाई ये मेरा रेवेन्यू है, तो ऑब्वियसली नॉट। आप क्या कहोगे कि ये पैसे की अगेंस्ट जो मैंने जो सर्विस पेबल है वो मैंने अभी तक सर्विस दी नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब कि ये जो पैसे मेरे पास आए हैं ये मेरा पैसा नहीं है क्योंकि मैंने अभी तक इसको अर्न नहीं किया, मैंने अभी तक उसको इसके अगेंस्ट कोई सर्विस नहीं दी, ठीक है। तो जिसकी वजह से ये पैसे आपके अनअर्नड हुए, आपने अभी तक अर्न नहीं किए ये पैसों को, ठीक है। फिर आपके पास एक गुड्स कॉस्टिंग ₹1,000 वर टेकन बाय दी मिस्टर आशिक फॉर प्राइवेट यूज ओवरलुक, ठीक है। अब क्या हुआ कि मिस्टर आशिक क्या था आशा की, ठीक है। आशा की पता नहीं इसको किस तरीके से प्रोनाउंस करते हैं, मिस्टर आशा की हम इसको प्रोनाउंस करेंगे, ठीक है, इस तरीके से। तो क्या हुआ कि गुड्स कुछ ऐसे ₹1,000 के कुछ गुड्स थे वो हमारे जो बिजनेस ओनर है वो विड्रॉ करके लेकर गए अपने घर, ठीक है। तो इसका मतलब कि 1,000 की उसने ड्राइंग्स की हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम इनकी एडजस्टिंग एंट्री बना लेंगे ताकि हमें जो इनकम स्टेटमेंट इनकम स्टेटमेंट या प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट को बनाने में आसानी हो, ठीक है। और ये जो हमें आगे जाके बैलेंस शीट को बनाने में भी हेल्प आउट करेगा, ठीक है, एडजस्टिंग एंट्रीज। तो मेरा सजेशन हमेशा यही होता है कि अगर पेपर में गिवन हो कि आपको एडजस्टिंग एंट्री बनानी है तो आप बनाओ, और अगर ये गिवन नहीं हो कि आपने एडजस्टिंग एंट्री नहीं बनानी है तो और आपके पास टाइम भी नहीं हो कि एडजस्टिंग एंट्री बनाओगे, ऐसा नहीं मैं बनाओगे और मेरे पास जो है टाइम सारा निकल जाए, तो आप क्या करोगे कि पेपर की बैक साइड पे रफ में जो है वो एडजस्टिंग एंट्री बना लिया करो, तो ऐसे आसानी होती है, ठीक है। तो अब सबसे पहले हम एडजस्टिंग एंट्रीज बनाना शुरू करते हैं, ठीक है। फिर हम जो है वो इनकम स्टेटमेंट की तरफ चलेंगे। तो सबसे पहले तो हम इसकी बना लेते हैं मर्चेंडाइज इन्वेंट्री की, ठीक है, 60,000 से। अब क्या है कि मर्चेंडाइज इन्वेंट्री ये एंडिंग वाली है और एंडिंग वाली चीज़ें जब हम क्लोजिंग एंट्रीज बना रहे होते हैं तो ये क्लोज होती है हमारी किसमें, इनकम समरी में, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम इसको क्लोज कर देंगे, ठीक है। ठीक है, तो ये हमारी पहली एंट्री बन गई, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री 60,000 और इनकम समरी 60,000, ठीक है। इनकम समरी से रेवेन्यू अकाउंट जो भी बढ़ता है तो हम इसको क्रेडिट करते हैं, और मर्चेंडाइज इन्वेंट्री जो है हमारी ऑब्वियसली ये एसेट है और ये एसेट वो एसेट है जो हमें हमारे पास है, ठीक है, हमारे पास बच गया है। एंडिंग वाली हमें चीज़ वही होती है जो कि साल के एंड में जो है ऐसी चीज़ जो कि बिकती नहीं है वो हमारे पास बच जाती है, तो हम उसको बोलते हैं एंडिंग इन्वेंट्री है, ठीक है। तो एंडिंग हमारे पास है तो उसकी वजह से हम उसको डेबिट करेंगे क्योंकि हमारे पास ही पड़ी हुई है, ठीक है। और इनकम समरी जो है वो ऑब्वियसली इससे जो हम बढ़ जाएगी हमारी, क्योंकि आगे हम जो इन फ्यूचर में इसको ऑब्वियसली सेल करेंगे तो इससे हमारा रेवेन्यू इंक्रीज होगा, ठीक है। अच्छा, इसको मैं और ज़्यादा फर्दर एक्सप्लेन करूँगा जब हम क्लोजिंग एंट्री कर रहे होंगे, ठीक है, क्योंकि क्लोजिंग एंट्री में इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो वहाँ पे जाके डिस्क्लोज होगा, ठीक है। तो अब हम जो है वो बैड डेट्स की आ जाते हैं, ठीक है। बैड डेट्स का भी जो अलाउंस निकलता है, जिस तरीके से डेप्रिसिएशन का अलाउंस निकलता है और फिर बैड डेट एक्सपेंस तमाम जो है वो उस अलाउंस में क्लोज हो जाते हैं। और फिर जो है अब यहाँ पे बैड डेट एक्सपेंस को निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, नेट सेल्स को निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो हम चले जाते हैं हमारे पास हमारे क्वेश्चंस पे, ठीक है। तो पहले हम नेट सेल कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास हमें देखनी पड़ेगी कि हमारी सेल्स कितनी है, तो आपको मिलेगी यहाँ पे क्रेडिट साइड पे, ठीक है। तो ये रहा सेल्स रेवेन्यू, ठीक है, कितनी है 2,62,000, ठीक है। अब हम 2,62,000 में से जब सेल्स डिस्काउंट, और पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि कहीं पे सेल्स रिटर्न तो नहीं, अगर सेल्स रिटर्न होगा तो वो भी लेस हो जाएगा, ठीक है। तो सेल्स रेवेन्यू में से जब हम सेल्स डिस्काउंट लेस करेंगे तो हमारे पास नेट सेल्स आ जाएंगे, ठीक है। फिर नेट सेल्स का 50% जो है हमारा बैड डेट एक्सपेंस है, ठीक है। तो अभी हम क्या करते हैं कि सेल्स में से जो है सेल्स डिस्काउंट को माइनस कर लेते हैं, ठीक है। तो सेल्स कितनी है हमारे पास 2,62,000, तो ये आ गई 2,62,000 माइनस 3,000, ठीक है। तो कितने हुआ ये 2,59,000, ठीक है। सो 2,59,000 का जो 50% है दैट इज आवर बैड डेट एक्सपेंस, ठीक है। 50% था 30 था, लेट मी जस्ट रीचेक इट,
तो ये था 5% नॉट 55% था बैड डेट, ठीक है। तो 5 सेल्स का जो है वो नेट सेल्स का 5% जो है वो बैड डेट है, ठीक है। तो ये 50 नहीं 5 है, तो ये इसको हम इसको 5% निकाल लेते हैं। तो ये कितना आ रहा है 12,950 रुपीज़, ठीक है। तो 12,950 रुपीज़ इज आर बैड डेट्स, ठीक है। तो इसकी हम एक जर्नल एंट्री पास कर लेते हैं, आई मीन एडजस्टिंग एंट्री पास कर लेते हैं, ठीक है। तो एडजस्टिंग एंट्री क्या होगी, बैड डेट एक्सपेंस को हम डेबिट कर देंगे, ठीक है। क्योंकि एक्सपेंस जब भी बढ़ता है तो हम उसको डेबिट करते हैं। तो बैड डेट एक्सपेंस जो है वो कितने से 12,950 रुपीज़ से डेबिट हो जाएगा। और यहाँ पे क्रेडिट क्या होगा, बैड डेट अलाउंस फॉर बैड डेट, ठीक है। अलाउंस फॉर बैड डेट को जो है हम यहाँ पे क्रेडिट कर देंगे कितने से 12,950 रुपीज़ से, ठीक है। तो ये चीज़ शो करिए कि ये हमारा जो बैड डेट एक्सपेंस है वो क्लोज हो गया अलाउंस फॉर बैड डेट में से, ठीक है। तो देखो बैड डेट जो है वो एक्सपेंस अलाउंस फॉर बैड डेट में क्या होता है कि वो एक्यूमुलेटेड होता रहता है, ठीक है, जमा होता रहता है। फिर एट दी एंड जो है वो डिडक्ट हो जाता है हमारे अकाउंट रिसीवेबल्स में से, ठीक है। तो अकाउंट रिसीवेबल्स फिर हमारे कम हो जाते हैं। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं राइट ऑफ करना, यानी कि अकाउंट रिसीवेबल्स मतलब ये बैड ये डेट जो है वो इतने डाउटफुल हो जाते हैं, यानी कि जो रिकवरी है वो इतनी मुश्किल हो जाती है कि हम जो है वो हार मान लेते हैं और फिर अकाउंट रिसीवेबल्स को इससे ख़त्म कर लेते हैं, ठीक है। जिस तरह हम जो है मशीन को डेप्रिसिएशन एक्सपेंस से ख़त्म कर लेते हैं ना, थोड़ा बहुत उसकी जो वैल्यू होती है, इसी तरीके से ही जो हम इसके साथ भी मतलब सेम वही प्रोसीजर होता है, ठीक है। तो हमारे पास जो नेक्स्ट एंट्री है वो देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास है इंश्योरेंस इज प्रीपेड अप टू द एक्सटेंड ऑफ ₹1,500, सॉरी इंश्योरेंस इज प्रीपेड अप टू द एक्सटेंड ऑफ ₹1,500, ठीक है। तो अब हम पहले देखेंगे कि भाई इंश्योरेंस प्रीपेड थी कितनी है, क्योंकि ये बता रहा है कि इंश्योरेंस जो है वो 1,500 तक की जो है प्रीपेड बच गई है हमारे पास, ठीक है। तो हम देखेंगे कि ओवरऑल इंश्योरेंस कितनी थी हमारे पास पहले। तो यहाँ पे हमने देखना पड़ेगा कि इंश्योरेंस कितनी है। तो प्रीपेड इंश्योरेंस थी यहाँ पे 6,000, ठीक है। यानी कि साल की, अच्छा ये जो यहाँ पे डेटा होता है ना, ये यहाँ से लेके जो पूरा यहाँ तक जो डेटा जा रहा है, ठीक है, जो कि एक कैमरा में भी कवर नहीं हो पा रहा। तो ये जो डेटा होता है ये कुछ पूरे साल का डेटा होता है, ठीक है। यानी कि ये जो अकाउंट रिसीवेबल की जो ये एंट्री बनी होगी तो वो हो सकता है कि जनवरी में बनी हो या हो सकता है कि मार्च में हो, ठीक है। इसी तरीके से जो प्रीपेड इंश्योरेंस है वो हो सकता है कि वो जो है अपना अक्टूबर की हो या नवंबर की हो, ठीक है। लेकिन ये वाली जो एंट्रीज होती है यहाँ पे एडजस्टिंग एंट्रीज जिनको हम कहते हैं, ये बिल्कुल साल की एंड की होती है, ठीक है। इसमें ये जो डेटा होता है ये साल के एंड का डेटा होता है। ये बता रहा होता है कि साल के एंड में हमारे पास कितनी चीज़ें बची हैं, कितनी चीज़ें गई, ठीक है। तो ये क्या बता रहा है कि इंश्योरेंस जो प्रीपेड था वो हमारे पास 1,500 का बच गया, ठीक है। और साल के शुरू में या शुरुआती महीनों में कितना था हमारे पास प्रीपेड इंश्योरेंस 6,000 था, ठीक है। और अब प्रीपेड इंश्योरेंस क्या है, प्रीपेड इंश्योरेंस एसेट है, ठीक है। और ये क्या हुआ है कि एसेट हमारा ख़त्म हो गया, ठीक है। यानी कि प्रीपेड इंश्योरेंस जो है वो यूज्ड हो गया, ख़त्म हो गया। तो अब हम क्या करेंगे कि एसेट को जब ख़त्म करना होता है तो हम एक एक्सपेंस की मतलब एसेट को कन्वर्ट कर लेते हैं एक्सपेंसेस में, ठीक है। ये एक टाइप 1 एडजस्टिंग एंट्री है। इसमें क्या होता है, जैसे लेट सपोज कि आप अगर ऑफिस सप्लाईज लेकर आए हो, ठीक है, तो साल के एंड में ऑफिस सप्लाईज उतने की तो नहीं रहेंगी ना, ख़त्म हो जाएंगी। तो क्या करते हो आप उसको एक्सपेंस आउट कर देते हो। तो इसकी वजह से ही मतलब सिमिलरली हम जो यहाँ पर भी प्रीपेड इंश्योरेंस को एक्सपेंस आउट कर देंगे, ठीक है। तो एक्सपेंस आउट कर देंगे इसका मतलब कि ख़त्म कर देंगे। अब प्रीपेड इंश्योरेंस एसेट जब भी बढ़ता है तो वो डेबिट साइड पे रिकॉर्ड होता है और उसको ख़त्म करने के लिए हमें उसकी जो है वो क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करना पड़ेगा, ठीक है। इंश्योरेंस एक्सपेंस हमारे पास बचा है कितने का है, देखो प्रीपेड इंश्योरेंस जो है वो टोटल साल के शुरू में था हमारे पास 6,000 का, ठीक है। साल में एंड में हमारे पास बच गया 1,500 का, यानी कि कितने का एक्सपेंस आउट हो गया 1,500 यहाँ, ठीक है। तो कितने का एक्सपेंस आउट हो गया हमारे पास, तो ये 6,000 में से 1,000 गए तो बच गए 5,000 में 500, तो 4,500 का हमारे पास एक्सपेंस आउट हो गया, ठीक है। तो यानी कि हमारा जो ये एसेट है वो कन्वर्ट हो गया एक्सपेंस में, ठीक है। तो एडजस्टिंग एंट्री में हम क्या करेंगे, इस एसेट को एक्सपेंस में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। तो प्रीपेड या इंश्योरेंस एक्सपेंस लिख लेते हैं यहाँ पे। इंश्योरेंस एक्सपेंस कितने का लिखेंगे हम, 4,500 का, ठीक है। 4,500 का इंश्योरेंस एक्सपेंस आ गया। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्रीपेड इंश्योरेंस को ऐसे जब भी करते हैं तो हम उसको क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो ये शो करता है ये जो है वो ख़त्म हो गया या कम हो गया, ठीक है। तो प्रीपेड इंश्योरेंस 4,500 से ख़त्म हो गया, ये हमारा एक्सपेंस पे कन्वर्ट हो गया, एक्सपेंस आउट हो गया, ठीक है। अब हमारे पास जो नेक्स्ट एडजस्टिंग एंट्री है वो कौन सी है, नेक्स्ट हमारे पास है अनअर्न कमीशन कितना है 1,000, ठीक है। तो हम देखेंगे कि अनअर्न कमीशन के हवाले से यहाँ पे तो कुछ नहीं गिवन, तो यहाँ पे हमारे पास अनअर्न कमीशन है कितना
3500, यानी कि साल के शुरू में जो 3500 था अर्न कमीशन, ठीक है, और साल के बिल्कुल एंड में जो है 1000 बच गया, ठीक है, यानी कि कितना अर्न हो गया, ये कितना था, ये था हमारे पास 3000, सॉरी ये नहीं है, ये रहा अर्न कमीशन, या 3500 हमारे पास साल के शुरू में था, हमारे पास 3500, ठीक है, और साल के एंड में से हमारे पास 1000 बच गया अर्न कमीशन, ठीक है। ऐसा कमीशन जो कि हमने अर्न नहीं किया, ये हमारी एक लायबिलिटी होती है, ठीक है। तो ये लायबिलिटी जो है अब कन्वर्ट हो गई हमारी रेवेन्यू में। अर्न जो भी चीज़ हम अर्न कर लेते हैं वो हमारा रेवेन्यू हो जाता है, ठीक है। ये भी एक टाइप 3 4 तरह की हमारे पास बेसिकली एडजस्टिंग एंट्रीज होती है। एक में आप जो एसेट को कन्वर्ट करते हो एक्सपेंस में, दूसरे में आपके अनकलेक्टेबल रिसीवेबल्स होते हैं, और दूसरे में और फिर आपके पास अनपेड एक्सपेंसेस होते हैं, और आखिर में जो आपके जो अनर्नड होते हैं इसको आप कन्वर्ट कर लेते हो अर्न में, ठीक है। यानी कि जहाँ पे लायबिलिटीज़ जो है वो कन्वर्ट हो जाती हैं आपके रेवेन्यू में, ठीक है। तो ये 4 तरह की जो है एडजस्टिंग एंट्री बन रही होती है, ठीक है। तो यहाँ पे ये चौथी टाइप है जिसमें हम जो है लायबिलिटी को कन्वर्ट कर लेते हैं हमारे रेवेन्यू में, ठीक है। तो यहाँ पे लायबिलिटी हमारे पास कितनी थी, 3500 की। अनअर्नड इनकम जो है वो एक तरीके से लायबिलिटी होती है, ठीक है, क्योंकि उसके अगेंस्ट हमने कोई सर्विसेज दी नहीं होती, सर्विसेज पेबल होती हैं, यानी सर्विस देना होता है हमें इन फ्यूचर, तो ये एज अ लायबिलिटी कि हम लायबल हैं कि उनको सर्विस देंगे, ठीक है। कैश पे मतलब ये लायबल नहीं कि हम उनको कैश देंगे, हम ये लायबल है कि हम उनको सर्विस देंगे, ठीक है। तो अनअर्नड जो है वो कम हो गया, यानी कि हमारी लायबिलिटी कम हो गई, 1000 बच गई। तो यानी कि कितने से हमने इस लायबिलिटी को कन्वर्ट कर लिया एक्सपेंस में, तो हमने इसको 2500 से इसको एक रेवेन्यू में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है, नॉट एक्सपेंस, रेवेन्यू में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। तो अब मैं इसकी एक एंट्री बना लूँगा यहाँ पे, ठीक है, जहाँ पे मैं बताऊँगा कि अनअर्नड जो है वो अनअर्नड लायबिलिटी एज अ लायबिलिटी जब भी जो है बढ़ती है तो हम उसको क्रेडिट करते हैं, और उसको घटाना होता है तो हम क्या करते हैं, इसको डेबिट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अनअर्नड कमीशन को जो है हम डेबिट कर लेंगे कितने से, 2500 से, ठीक है, क्योंकि 2500 से ये लायबिलिटी कम हो गई, ठीक है। और यहाँ पे हम क्रेडिट क्या करेंगे, जो कि हमारा कमीशन अर्नड हो गया, जो कि हमारी कमीशन जो है वो रेवेन्यू में कन्वर्ट हो गई, ठीक है। कमीशन अर्नड कितने से, 2500 से, ठीक है। अब हम देखेंगे कि हमारी नेक्स्ट एडजस्टिंग एंट्री कौन सी है, ठीक है। तो हमारे पास आखिरी एडजस्टिंग एंट्री बच गई जिसमें लिखा हुआ है कि भाई गुड्स कॉस्टिंग ₹1000 वर टेकन बाय मिस्टर आशिक फॉर प्राइवेट यूज ओवरलुक, ठीक है। तो यहाँ पे हम ड्राइंग्स की एक सिंपल एंट्री पास कर देंगे, ड्राइंग्स, ठीक है। ड्राइंग्स बेसिकली एक्सपेंस की तरह ट्रीट होता है, और ये काउंटर कैपिटल अकाउंट है, यानी कि जब भी ड्राइंग्स होती हैं तो क्या वो कैपिटल में से लेस हो जाती हैं, ठीक है। कितने की हुई है हमारे पास ड्राइंग्स, 1000 की, ठीक है, 1000 की ड्राइंग्स हो गई। और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, इन्वेंट्री, ठीक है, क्योंकि वो इन्वेंट्री लेकर गया तो इन्वेंट्री कम हो गई कितने से, 1000 से, ठीक है। इन्वेंट्री लिखो, मर्चेंडाइज लिखो या परचेज लिखो, एक ही चीज़ है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी एडजस्टिंग एंट्रीज कंप्लीट हो जाती हैं। तो हम चलते हैं हमारी इनकम स्टेटमेंट पे। तो इनकम स्टेटमेंट को बनाने का तरीका ये है कि आपने यहाँ पे 2 लाइनें खींचनी होती है, ठीक है। यहाँ पे आप जो सम वगैरह करते हो, माइनस प्लस वगैरह करते हो, यहाँ पे जो आप जो है नेट वैल्यू लिखते हो, ठीक है, यानी कि जो सम करने के बाद जो आपके पास जो वैल्यू आती है माइनस प्लस करने के बाद, वो आप यहाँ पे लिखते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा जो बिज़नेस है उसका नाम, ठीक है, जैसे इस बिज़नेस का नाम है इशाक कंपनी, इशाक एंड कंपनी, पहले इनकम स्टेटमेंट, ठीक है, फॉर द पीरियड एंडेड December 31, 2011, ठीक है। तो अब देखो इनकम स्टेटमेंट को बनाने का एक फॉर्मेट होता है, और वो फॉर्मेट ये होता है कि सबसे पहले आपने रेवेन्यूज रिकॉर्ड करने होते हैं, ठीक है। अब देखो ये फॉर्मेट है ना डिफरेंट होता है डिफरेंट बिजनेसेस के लिए, 3 तरह के बिजनेस होते हैं, ठीक है। मैं टाइप्स की बात कर रहा हूँ, बिजनेस फॉर्म की नहीं, ठीक है। फॉर्म के कौन कौन से फॉर्म होते हैं बिजनेस के, सोल प्रोप्राइटरशिप होता है, पार्टनरशिप होता है, और कॉर्पोरेशन होती है, ठीक है। अब मैं बात कर रहा हूँ टाइप्स की, ठीक है, केस कौन कौन से टाइप्स होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग होता है, ठीक है, मर्चेंडाइजिंग बिजनेस होता है, और होता है सर्विसिंग बिजनेस, ठीक है। सर्विसिंग बिजनेस वो होता है जो सिर्फ सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा होता है। मर्चेंडाइजिंग बिजनेस वो होता है जो कि कहीं और चीज़ें खरीद के फिर उसके ऊपर मार्कअप लगा के सेल कर रहा होता है, जिसमें मर्चेंडाइजिंग बिजनेस में हमारे पास जो है वो वॉलमार्ट आ सकता है, ठीक है, इम्तियाज़ आ सकता है, अगर पाकिस्तान कंपनी की एग्जाम्पल है तो, ठीक है, इम्तियाज़ आ सकता है। तो इम्तियाज़ क्या करता है, वो दूसरी जगह से चीज़ें लेता है और फिर आगे जाकर उसको सेल करता है, ठीक है। और हमारे छोटे मोटे दुकान वाले आ सकते हैं, जनरल स्टोर्स आ सकता है, ठीक है। तो ये तमाम कौन से बिजनेस है, ये मर्चेंडाइजिंग बिजनेस है, ठीक है। और फिर आते हैं मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, और मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस क्या करता है कि अपना सामान खुद बनाता है उसको, ठीक है, और जो है वो रॉ मटेरियल मंगवाता है, रॉ मटेरियल में से फिनिशड गुड बनाता है, फिनिशड गुड को फिर आगे सेल आउट करता है, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये कौन सा बिजनेस हुआ, ये जो है मर्चेंडाइजिंग ये जो मर्चेंडाइजिंग बिजनेस नहीं हुआ, लेकिन जो ये मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस हुआ, ठीक है। लेकिन
मर्चेंडाइजिंग और मैन्युफैक्चरिंग दोनों जो है वो मिक्स ही होते हैं, ठीक है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग वाला जो काम मतलब माल है वो आगे जाके बिकता ही है, ठीक है, कहीं ना तो कहीं पे। तो तीन तरीके की ये टाइप्स होती हैं बिजनेस की, और इनकी जो है वो डिफरेंट डिफरेंट इनकम स्टेटमेंट बनती है। सबसे आसान वाली जो इनकम स्टेटमेंट होती है वो सर्विस बिजनेस की होती है, क्योंकि आपने वहाँ पे सिर्फ रेवेन्यू रिकॉर्ड करने होते हैं और उसमें से एक्सपेंसेस लेस करने होते हैं, ठीक है। जैसे कि स्कूल की एग्जांपल लें, स्कूल में क्या है कि स्कूल कोई प्रोडक्ट नहीं बना रहा, स्कूल जो है वो क्या कर रहा है, वो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, टीचिंग सर्विसेज, एजुकेशनल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। तो उसकी कोई इनकम स्टेटमेंट कोई ये नहीं बनेगी कि उसको कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकालना पड़ेगा ना, जो है वो सेल्स वगैरह देखनी पड़ेगी, कोई सेल्स तो होती नहीं है वहाँ पे, ठीक है। तो वहाँ पे सिर्फ रेवेन्यूज होंगे और सिर्फ एक्सपेंसेस होंगे। अब जबकि जो बिजनेस हम पढ़ रहे हैं वो मर्चेंडाइजिंग बिजनेस है। आपके थ्रू आउट द आपका जो ये फर्स्ट सेमेस्टर है इसमें, बल्कि सेकेंड सेमेस्टर है इसमें भी आपके पास सिर्फ मर्चेंडाइजिंग बिजनेस नहीं होंगे, आपके पास मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस या सर्विस बिजनेस से रिलेटेड इनकम स्टेटमेंट नहीं आएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ मर्चेंडाइजिंग बिजनेस की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो मर्चेंडाइजिंग बिजनेस का फॉर्मेट ये होता है कि सबसे पहले आपके पास होती हैं सेल्स, ठीक है। फिर सेल्स में से आपके पास लेस हो जाते हैं आपके, अगर सेल्स रेवेन्यू, अगर सेल्स डिस्काउंट है या सेल्स रिटर्न हुई है तो वो लेस होंगी। फिर आपके पास आ जाती है नेट सेल्स, ठीक है। फिर आप कहते हो कि जो चीज़ माल मैंने बेचा है वो मुझे कितने का पड़ा, ठीक है, दैट इज कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। यानी कि वो माल जो मैंने सेल्स में बेच दिया, ठीक है, मार्कअप लगाकर, वो माल मुझे कितने का पड़ा वो मैं आप फिर निकालता हूँ। फिर वो जो मुझे जितने का पड़ा वो मैं निकाल लूंगा सेल्स में से, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। अब कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को कंप्यूट करने का तरीका ये होता है कि पहले आप देखते हो कि साल की जो शुरुआती इन्वेंट्री मेरे पास जो पड़ी हुई है, जिसको हम कहते हैं इन्वेंट्री बिगिनिंग, ठीक है, या ओपनिंग इन्वेंट्री, उसमें आपके पास जो है वो मतलब कितने की वो इन्वेंट्री पड़ी है, तो वो आप इन्वेंट्री लिखते हो। फिर जाहिर सी बात है वो इन्वेंट्री इतनी ज़्यादा तो नहीं होगी कि पूरा साल जो है आप उसको बेच पाओ, आपको और ज़्यादा इन्वेंट्री मजीद खरीदनी भी पड़ेगी। तो आप क्या करते हो, और ज़्यादा परचेजेस भी करते हो। जो परचेजेस होंगे तो क्या होगा कि उसमें से कोई डिफ़ॉल्ट निकलेगा, ठीक है, तो वो परचेज रिटर्न भी कराओगे आप, ठीक है। और हो सकता है कि परचेज करते हो परचेज डिस्काउंट भी मिले, तो वो ऑब्वियसली वो डिस्काउंट भी आप जो है वो परचेजेस में से लेस कर दोगे। फिर परचेजेस जो आपने की दुकान मतलब कोई कंपनी से, तो जो ट्रांसपोर्टेशन खर्चा है आपको, वो भी जो है आप अपने ऊपर तो नहीं डालोगे, उसको भी निकालोगे आप एंड कंज्यूमर से, ठीक है। तो ट्रांसपोर्टेशन की भी कॉस्ट भी आपकी परचेजेस में ऐड हो जाएगी, ठीक है। फिर जब ये तमाम परचेजेस हो जाएंगी तो आपको पास आ जाएगा कि आपके पास जो टोटल इन्वेंट्री थी थ्रू आउट द ईयर कितनी अवेलेबल पड़ी हुई थी परचेजेस करने के बाद, ठीक है। फिर आप देखते हो कि मैंने कितनी सेल कर ली। ये कैसे पता चलता है, जब आप उसमें से इन्वेंट्री क्लोजिंग माइनस करते हो, ठीक है। यानी कि आपके पास फिर साल के एंड में जो इन्वेंट्री बच गई वो ऑब्वियसली वो एंडिंग इन्वेंट्री होती है, वो फिर आप जो है नेक्स्ट ईयर की ओपनिंग होती है, ठीक है। तो यानी कि वो तो नहीं बिकी ना आपकी, तो वो जो आप उसमें से लेस कर दोगे तो आपके पास आ जाता है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, ठीक है। यानी कि वो माल जो आपने बेचा वो आपको कितने का पड़ा, ठीक है। फिर वो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आप जो है लेस कर देते हो आपकी सेल्स में से, तो आपके पास आ जाता है ग्रोस प्रॉफिट, ठीक है। यानी कि ग्रोस प्रॉफिट बता रहा होता है कि मार्जिन कितना रखा था आपने, ठीक है, दिस इज योर मार्जिन, ठीक है। यानी कि आपने मार्कअप कितना रखा और मार्कअप पे कितना कमाया आपने, ठीक है। फिर आपके पास आ जाते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, यानी कि जो आपने ये सेलिंग एफर्ट्स लगाया उसके पीछे जितने भी आपके ऑपरेशंस हुए, आपको यूटिलिटी एक्सपेंसेस देने पड़े, आपको जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस देने पड़े, आपको एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस देने पड़े, या तो फिर आपको जो है क्या कहते हैं इसको, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस वगैरह हुआ। तो ये तमाम आपकी जो यानी कि ऑपरेशंस को रन करने में, आपने बिजनेस के ऑपरेशंस को सक्सेसफुली रन करने में आपको जो भी कॉस्ट इनकर हुई वो आप तमाम कॉस्ट जो लिस्ट करते जाते हो। फिर टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लगा के आपके पास आ जाता है अर्निंग बिफोर इनकम एंड टैक्सेस, ठीक है। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, ईबीटा बोलते हैं उसको, ठीक है। तो बहरहाल यहाँ पे जो है नहीं होता, ये अपर लेवल मतलब मैन्युफैक्चरिंग लेवल पे, ऐसे लेवल पे ये ज़्यादा मतलब वर्ड यूज़ होता है। यहाँ पे जो है आप इसको मतलब इसको भूल जाए, मैंने बोला भी है, ठीक है। तो क्या कहते हैं, तो ये हो गया आपका। फिर आपके पास जब ये तमाम ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लेस करते हो आप ग्रॉस प्रॉफिट में से, तो आपके पास आ जाता है नेट प्रॉफिट, ठीक है, विच इज़ योर नेट प्रॉफिट दैट विल बी क्लोज्ड इन दी कैपिटल, ठीक है, जो कि बैलेंस शीट में जाके क्लोज हो जाता है कैपिटल के अंदर। तो अब मैंने आपको पूरी एक तरीके से जो है आपको पूरी ब्रॉड पिक्चर दे दिया आपके दिमाग में कि किस तरह जो इसका फॉर्मेट किस तरह बनता है, ठीक है। और इसको जो हम एक बिजनेस से भी हमने रिलेट करके डिस्कस कर लिया कि एक जो बिजनेस पर्सन है वो किस तरीके से अपनी इनकम स्टेटमेंट बनाता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारी सेल्स, नेट सेल्स कितनी है, ठीक है। नेट सेल्स और सेल्स डिस्काउंट जो है हम ऑलरेडी कर चुके थे, ठीक है, एडजस्टिंग एंट्री करते वक्त।
तो हम बस इसे डायरेक्ट स्किप कर देते हैं, ठीक है, यानी कि मैं कर लूँगा पॉज करके, ठीक है। तो ये हो गया, ये हम ऑलरेडी जस्ट एंट्री बनाते वक्त डिस्कस कर चुके थे कि किस तरह आया, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे नेट सेल्स लिख लिए हैं। अच्छा, अब मैंने एक चीज़ बताना भूल गया, अगर आपके पास जो है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के बाद कोई अदर इनकम होती है, ठीक है, अदर इनकम यानी कि कंपनी के पास कुछ अदर सोर्सेज भी होती हैं इनकम की, यानी कि कंपनी के पास नहीं, बिजनेस के पास है, क्योंकि हम यहाँ पे सोल प्रोप्राइटर का बिजनेस पढ़ रहे हैं, ठीक है। जैसे लेट सपोज के उसने कहीं पे स्टॉक्स वगैरह लिए हुए हैं, कहीं पे जो है वो बॉन्ड्स वगैरह लिए हुए हैं, या कहीं अदर जगहों पे इन्वेस्टमेंट लगाई हुई, रियल एस्टेट में उसने इन्वेस्टमेंट लगाई हुई बिजनेस के नाम पे, तो क्या होगा कि वो भी एक बिजनेस की इनकम होगी, ठीक है ना। तो क्या वो जो है वो फिर वो क्या आ जाती है हमारे पास अदर इनकम में, या हो सकता है कि वो सेल्स के अलावा कोई और सर्विसेज भी प्रोवाइड कर रहा हो, ठीक है, तो कमीशन या कमीशन ले रहा हो, ठीक है। तो क्या होगा कि वो अदर रेवेन्यू के अंदर आ जाएगा लिस्टेड होके, फिर हमारे पास वो जो होगा ऑपरेटिंग में से जो चीज़ लेस होके आएगी उसमें वो ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो क्या कहते हैं, तो ये मतलब इस तरीके से होगा, ठीक है। तो अब हम जो है देखेंगे हमारी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम मर्चेंडाइजिंग ओपनिंग लेंगे, ठीक है। मर्चेंडाइजिंग ओपनिंग आपको कहाँ मिलेगी, यहाँ पे ट्रायल बैलेंस में मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये रही मर्चेंडाइजिंग इन्वेंट्री, तारीख लिखी हुई है, कौन सी तारीख हुई है, पहली तारीख और 1 जन, मतलब पहली तारीख पहला महीना 2011 को हमारे पास मर्चेंडाइजिंग ओपनिंग थी कितनी, 42,000 की, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लिख लेते हैं 42,000 की मर्चेंडाइजिंग इन्वेंट्री ओपनिंग, या ओपनिंग इन्वेंट्री, ठीक है। तो हमने यहाँ पे ये लिख लिया। अब हम देखते हैं कि हमारे कुछ परचेजेस वगैरह किए हैं। तो यहाँ पे हमने देखना है कि परचेजेस वगैरह हैं, और परचेज रिटर्न या परचेज डिस्काउंट का खास ख्याल रखना है, ठीक है। तो परचेजेस किए हैं कितनी, 1,000, वो सॉरी नॉट 1,000, दिस इज 1,20,000, ठीक है। लेकिन ये याद रखो कि हमने यहाँ पे जो एडजस्टिंग एंट्री बनाई थी, कहाँ गई, ये यहाँ पे जो हमने एडजस्टिंग एंट्री बनाई थी, तो यहाँ पे परचेजेस कम हो गई थी कितने से, इन्वेंट्री सॉरी परचेजेस, मैंने आपको बताया था कि ये सेम इन्वेंट्री सेम एज योर परचेजेस, ठीक है। तो यहाँ पे हम परचेजेस भी लिख लेते हैं। तो इन्वेंट्री कम हो गई थी कितने से, 1,000 से, ठीक है। 1,000 ये परचेजेस जो है वो अपना ओनर जो है वो घर लेकर गया था, ठीक है। ओनर ने परचेजेस की 1,20,000 की, उसमें से 1,000 पीस का माल वो घर लेकर गया। तो टोटल परचेजेस कितने की बच गई, जब 1,20,000 में से 1,000 माइनस कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम परचेजेस लिखते हैं, ऐड परचेजेस ऐड हो जाती है हमारी ओपनिंग इन्वेंट्री में, जैसा कि मैंने आपको फॉर्मूला बताते वक्त बताया था, ठीक है। परचेजेस कितनी, 1,20,000 की उसने टोटल परचेजेस की ओनर ने, और 1,000 की परचेजेस वो यानी कि इन्वेंट्री घर लेकर गया, ठीक है। तो यानी कि बिजनेस में कितनी आई टोटल, ये आई आपके पास 1,19,000 की, ठीक है, क्योंकि 1,000 की वो घर लेकर चला गया, ठीक है। और फिर आपके पास है परचेज रिटर्न या डिस्काउंट, देखना पड़ेगा कि वो है नहीं है क्वेश्चन में। तो परचेज रिटर्न और डिस्काउंट यहाँ पे कहीं पे भी नजर नहीं आ रहे, लेकिन यहाँ पे है कि कैरेज इन, ठीक है। तो जिस तरह मैंने बताया था कि ट्रांसपोर्टेशन की भी कॉस्ट जो है वो एंड यूजर से या फाइनल कंज्यूमर से चार्ज होती है, तो वो भी परचेजेस के ऊपर एड अप हो जाती है, ठीक है। तो कैरेज इन को भी ऐड कर लेंगे हम। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास कैरेज इन या ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन लिख लेते हैं हमसे, ठीक है, या कैरेज इन, ठीक है। तो कैरेज इन भी लिख लिया हमने 8,000 से। अब हमारे पास, अब हमने देखना है कि हम जो है हमारी एंडिंग इन्वेंट्री कितनी है, ठीक है। और एंडिंग इन्वेंट्री कहाँ मिलेगी, जो कि एंडिंग का डेटा होता है। एंडिंग का डेटा कौन सा होता है, एडजस्टिंग का डेटा, ठीक है, एडजस्टमेंट वाला जो डेटा होता है। जैसे कि यहाँ पे आपके पास है मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग, कौन सी तारीख है, यहाँ पे तारीख लिखी है 31 दिसंबर 12वां महीना यानी कि दिसंबर का महीना, ठीक है, और 2011, ठीक है। तो ये एंडिंग इन्वेंट्री कितनी, 60,000, यानी कि ये बच गई इन्वेंट्री, ये बिकी नहीं है हमारे पास से, ठीक है, हमारे पास से कहीं नहीं है, हमारे पास अभी भी है, ठीक है। अच्छा, अब ये एंडिंग इन्वेंट्री जो इसमें से लेस होगी, क्यों लेस होगी, क्योंकि ऑब्वियसली हम निकाल रहे हैं कि वो चीज़ें जो बिक गई उसकी कॉस्ट हमें क्या पड़ी। अब एंडिंग इन्वेंट्री है वो चीज़ें जो कि नहीं बिकी है, ठीक है, जो बिकी नहीं तो ऑब्वियसली हम उसमें से निकाल देंगे जो चीज़ें बिक गई हैं, ठीक है। तो जब इसमें से 60,000 हम माइनस करेंगे तो हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हम कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड लिख लेते हैं। अब हमने क्या करना है, अब हमने कैलकुलेटर में इन तमाम वैल्यूज़ को प्लस करके, यानी कि 42,000 को प्लस करेंगे 1,19,000 से, फिर प्लस करेंगे 8,000 से, फिर माइनस करेंगे 60,000, फिर ये जो है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम करते हैं। सबसे पहले आएगा 42,000 एंड देन वी विल बी एडिंग अप 1,19,000, ठीक है, and then 8,000 and then subtracting it
विद 60,000, ठीक है। देखो यहाँ पे मैंने 42,000, 1,19,000, 8,000 माइनस 60,000, तो ये हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आ गया 1,09,000, ठीक है। सो 1,09,000 इज योर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, ठीक है। तो 1,09,000, इसको हम जब सेल्स में से माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। यहाँ पे लिख लेते हैं ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। ये बता रहा होता है कि हमारा मार्जिन कितना है, हमने जो है वो हमने जो मार्कअप से कितना कमाया, ठीक है। चलिए अब हम इसमें कैलकुलेटर निकालते हैं, ठीक है। अब 2,59,000 की सेल्स हुई है, ठीक है। और हमारा जो ये माल बिका वो हमें पड़ा था 1,09,000 का, ठीक है। तो यानी कि हमारी जो ग्रॉस प्रॉफिट है, जो हमने मार्कअप से कमाया वो कितना कमाया, 1,50,000, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 1,50,000, ठीक है। अब हम आ जाते हैं हमारी एक्सपेंसेस पे, देखते हैं कि पहले कौन कौन से हमारे पास एक्सपेंसेस हैं, ठीक है। और कौन कौन से ऐसे एक्सपेंसेस है जो कि लिंक्ड है हमारे एडजस्टिंग डेटा से, ठीक है। यानी कि वो एडजस्ट होकर यहाँ पे आएंगे, माइनस प्लस होगा कुछ, ठीक है। तो अकाउंट रिसीवेबल, दिस इज आवर एसेट, ये भी एसेट है, ये भी एसेट है, ठीक है। अच्छा, ये एक्सपेंस हो चुका है, ठीक है। प्रीपेड में अगर आप यहाँ पे देखो एडजस्टिंग एंट्रीज में, तो प्रीपेड एक्सपेंस हमारे पास कहाँ गया, ये इसमें था। तो ये गया इंश्योरेंस एक्सपेंस, ठीक है। हमारे पास 4,500 का इंश्योरेंस एक्सपेंस भी है, तो वो भी आएगा, ठीक है, ऑपरेटिंग में। तो ये मतलब यहाँ पे जो भी एक्सपेंस है वो भी आएगा, जैसे बैड डेट एक्सपेंस है तो ये भी हम रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। तो ये तो दो एक्सपेंस हमारे पास यहाँ पे आ गए, ठीक है। फिर हमारे पास यहाँ पे देखते हैं और कौन कौन से हमारे पास एक्सपेंसेस हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो है प्रीपेड, ये मतलब ये तो हो गया। एडजस्टिंग वाले एक्सपेंसेस हम एंड में डालेंगे, ठीक है। तो ऑफिस इक्विपमेंट, दिस इज योर एसेट, ठीक है, नॉट एक्सपेंस। दिस बोथ आर योर लायबिलिटीज, दिस इज ऑल्सो लायबिलिटी, नॉट एक्सपेंस, दिस इज योर कैपिटल। अच्छा, ड्राइंग्स का ये कि ड्राइंग्स जो है वो कैपिटल में से रिड्यूस होता है, ठीक है। वो इनकम स्टेटमेंट का आइटम नहीं, ठीक है। तो इनकम स्टेटमेंट में नहीं डलता, ठीक है। तो ये सेल्स रेवेन्यू है, तो रेवेन्यू डिस्काउंट भी जो है वो सेल्स रेवेन्यू में से कटता है। परचेज इज योर, इसमें ऐड हो जाता है। फिर हमारे पास ये रहे एक्सपेंसेस, जो बचे कुछ एक्सपेंसेस हैं हमारे पास वो ये हैं, ठीक है। यूटिलिटी एक्सपेंस है, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस है, सैलरीज एक्सपेंस और रेंट एक्सपेंस, ठीक है। ये एक्सपेंसेस हैं, तो ये हम जो है वो यहाँ पे लिखते जाते हैं। तो सबसे पहले हम रिकॉर्ड करते हैं हमारे यूटिलिटी एक्सपेंसेस, ठीक है। तो यूटिलिटी एक्सपेंसेस यहाँ पे आ जाएंगे। अच्छा, पहले देख लेते हैं कि एडजस्टमेंट में इन एक्सपेंसेस के रिगार्डिंग कोई एडजस्टमेंट हमारे पास हमने बनाई थी, तो पहले हम वो चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास एडजस्टिंग एंट्रीज हैं। तो यूटिलिटी, एडवर्टीजमेंट और सैलरीज एक्सपेंस के रिगार्डिंग यहाँ पे कुछ भी गिवन नहीं, ठीक है। बल्कि यहाँ पे दो एक्सपेंसेस हमारे पास अलग से गिवन है और एक इनकम है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास कमीशन अर्न, दिस इज योर रेवेन्यू, ठीक है। तो ये कि अदर इनकम आ गई हमारे पास 22,500 की, और एक ये 4,500 का ये एक्सपेंस आ गया। और दूसरा हमारे पास ये आ गया 12,950 का एक्सपेंस। और ये जो हमारे पास एक्सपेंसेस है, यूटिलिटी एक्सपेंस, एडवर्टीजमेंट, सैलरीज और रेंट एक्सपेंस, ये हमारे पास एज इट इज ही हम वहाँ यहाँ पे लिख लेंगे इनकम स्टेटमेंट में, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे तमाम एक्सपेंसेस लिख लिए, और ये एक्सपेंसेस जो है वो एडजस्टिंग मतलब ऐसे ही आएंगे कि यहाँ पे कोई भी माइनस प्लस नहीं होगा इन एक्सपेंसेस में। जो डेटा हमारे पास, हमने जो एडजस्टिंग एंट्री इसीलिए बनाई थी ताकि हमें यहाँ पे आसानी हो, ठीक है, हमें यहाँ पे एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है। तो देखो ये फ़ायदा होता है एडजस्टिंग एंट्री बनाने का कि आपने जो है वो दिमाग नहीं लगाना पड़ता ज़्यादा, ठीक है, पेपर के वक्त। तो एडजस्टिंग एंट्री इसलिए मैं बार बार यहाँ पे इस चीज़ को एम्फेसाइज कर रहा हूँ कि आप जो है एडजस्टिंग एंट्री बनाएं, ठीक है, पेपर में। तो अब हम जो है तमाम इस एक्सपेंसेस का टोटल ले लेते हैं कि हमें टोटल एक्सपेंसेस हमारे कितने हैं। फिर वो टोटल एक्सपेंसेस हमारे ग्रॉस प्रॉफिट में से माइनस होंगे। फिर जो हमारे पास अमाउंट आएगी उसमें ऐड कर देंगे हमारे पास जो अदर इनकम होती है, ठीक है। जैसे हमारे पास अदर इनकम में क्या है, कमीशन इनकम, रेवेन्यू, ठीक है, जो कि अर्न हो गया था, कमीशन अर्न हो गया था, ठीक है। तो पहले हम जहाँ पे तमाम एक्सपेंसेस को एडअप कर लेते हैं। 25, ठीक है, 25,000 है, प्लस 34,000, प्लस 40,000, एंड देन प्लस 45,000, प्लस 4,500, प्लस हमारे पास है 12,950 रुपीज़, ठीक है, 950। तो ये हमारे पास टोटल एक्सपेंसेस कितने आ गए, 1,61,450 रुपीज़, ठीक है। तो टोटल एक्सपेंसेस हैं हमारे पास 1,61,450, ठीक है, 450, दिस इज योर टोटल एक्सपेंस, जो कि लेस हो जाएगा हमारी
ग्रॉस प्रॉफिट में से, ठीक है, जो कि कितना है 1,50,000, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सपेंसेस ज़्यादा आ रहे हैं और ये कम हो रहा है, तो अगर हम सिर्फ इन दोनों को लेस करेंगे तो हमारे पास लॉस आएगा। लेकिन यहाँ पे हमारे पास एक और इनकम है जो कि कमीशन हमने अर्न कर लिया था, वो कितने का क्या था ये भी हमारे एडजस्टमेंट में पता चल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो कमीशन अर्नड जो है आपके पास यहाँ पे गिवन है, ठीक है, कितना 2,500 का, ठीक है। सो 2,500 ये यहाँ पे ऐड हो जाएंगे, 2,500 हम यहाँ पे लिख लेते हैं, 2,500 दिस विल बी एडिंग अप। तो यहाँ पे हमारे पास जो है नेट प्रॉफिट या नेट लॉस आ जाएगा। मैंने तो बहरहाल यहाँ पे प्रॉफिट लिख लिया है, स्लैश लगाई कि लॉस भी लिख लेते हैं, हो सकता है कि लॉस हो जाए, ठीक है। तो हम इसे कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास कितना है, ग्रॉस प्रॉफिट कितना है हमारे पास, ग्रॉस प्रॉफिट है हमारे पास 1,50,000। then we will be subtracting it with the total expense which is 1,61,450, ठीक है। और फिर हम इसे एड अप कर देंगे 2.5 यानी कि 2,500 से, ठीक है। तो ये कितना हो गया हमारे पास, ये लॉस हो रहा है हमारे पास कितने का 8,950 का। तो 8,950 से हमें लॉस हो रहा है। सो दिस इज नॉट द नेट प्रॉफिट, दिस इज एक्चुअली द नेट लॉस, ठीक है। और ये हमारी वीडियो आज की ये कंप्लीट होती है, ख़त्म होती है, ठीक है। ये 9 है, तो ये बैंक 9 है, ठीक है। सो दिस इज इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे इन अल्लाह हाफिज़।